दोस्तों शुरू करते हैं टीजीटी सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि केवीएस, सीटेट, एचटेट और टेट सभी टीजीटी टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना। चौथा ऑप्शन है एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार करना, यानी बातचीत करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करना है, यानी जो सरकार द्वारा जो पुस्तक तैयार की जाती है उसकी समीक्षा करना। तो ये आवश्यक नहीं कि उसमें सभी जानकारी सरकार द्वारा सही दी गई हैं। अक्सर करके सरकार द्वारा जो परियोजनाएं पूरी की जाती हैं उनकी जो समीक्षा पुस्तक होती है उसमें जानकारियाँ तोड़ मरोड़ कर कम ज़्यादा करके दिखाई जाती हैं। तो ये जो अनुपयुक्त वाक्य है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। यानी कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पर क्या है, एक अभ्यास कार्य को चुनना है जो उचित और अर्थपूर्ण हो। तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। दूसरा है पिछले वर्ष का अभ्यास। तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। चौथा ऑप्शन है पठन सामग्री का सार। तो आपका राइट आंसर होगा पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, यानी कि एक तरीके से खोज विधि का यहाँ पर उपयोग हो रहा है। सही उत्तर को ढूंढा जा रहा है पाठ्य पुस्तकों में से। एक क्वेश्चन पढ़ा, ये पीछे भी क्वेश्चन आया था कल की वीडियो में भी, कि जब हम किसी क्वेश्चन को दिमाग में रख कर के पाठ को पढ़ते हैं तो उसका आंसर ढूंढने में हमको मदद मिलती है, और ये एक अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए, यानी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं विद्यार्थियों में उनके प्रति क्या है, एक गलत सोच विकसित हो जाती है, यानी उनको एक दोष उनमें एक कमी के नज़रिए से उनको देखते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो उचित विकल्प होंगे वो बताने हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 2 उचित विकल्प बताने हैं, जो सबसे उचित 2 विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है यानी कि आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा है संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना। तीसरा है सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो यहाँ पर एक तो ऑप्शन पहला जो है यानी आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। यानी किसी भी लोकतांत्रिक संस्था के लिए आवश्यक है कि वो अपने सिद्धांतों का पालन करे और जो उसकी एक आदर्श जो कार्य प्रणाली है उस पर अमल करे और सिद्धांतों का पालन करे। और एक आपका चौथा यहाँ पर सबसे उचित होगा, यानी जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। लोगों के जो भूमिका है लोकतंत्र में वो सर्वोच्च मानी जाती है, तो उसको इंगित करना। तो आपको राइट आंसर होगा यहाँ पर सबसे जो उचित 2 विकल्प हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जो विद्यार्थियों के जो दोषपूर्ण जो उनके दिशा है, दोषदर्शिता है, यानी कि जो उसको दोष की नज़र से जो देखते हैं, एक नज़रिया है उनका, उसको कि संस्थाओं में चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं होती, यहाँ पर गलत तरीके से चीज़ों को किया जाता है, तो उसको दूर करने के लिए ये 2 यानी कि पहला और चौथा ये सबसे उचित होंगे, विकल्प होंगे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? यानी कि यहाँ पर बातचीत हो रही है लैंगिक भूमिका पर, विद्यार्थियों की क्या बातचीत हो रही है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत हो रही है। तो इसके लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शनी में जाना। तो इसमें बातचीत कहाँ हो रही है? प्रदर्शनी में, वहाँ पे तो देखा जाता है।
दृश्य सामग्री यानी आँखों का उपयोग अधिक किया जाता है, आँख ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया जाता है। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, तो यहाँ पे भी बातचीत नहीं हो रही। तीसरा, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। चौथा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर चर्चा की बात हो रही है, अनुभव पर निर्देशित चर्चा की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बातचीत को प्रस्तुत करने यानी कि अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करके बातचीत को क्या है प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो सबसे उचित विधि होगी निर्देशित चर्चा करके, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है वो लगातार यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक माध्यम है। तो कैसे, ये बताना है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। दूसरा, अनिवार्य है। तीसरा, क्रियान्वित करना सरल होता है। चौथा ऑप्शन है न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। ठीक है, पोर्टफोलियो जो होता है वो विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, इसीलिए इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक माध्यम कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, यानी कि जो इतिहास से जुड़ी हुई कोई स्मारक दिखाते हैं विद्यार्थियों को, तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो उस समय किस तरीके से विद्यार्थी सीख रहा है, तो ये चीज़ें एक टीचर को ध्यान में रखनी है। पहला ऑप्शन है लेखा चित्र कला संसाधन। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक लोक संसाधन। तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्रोत और चौथा पाठ्य स्रोत। तो यहाँ पर प्राथमिक स्रोत से बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर विद्यार्थियों को आप एक ऐतिहासिक एक स्मारक दिखाते हैं जो इतिहास में बनाई गई है, तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत सीखने के लिए प्रोत्साहित देंगे। तो प्राथमिक स्रोत सीखने के लिए उस समय हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं उस स्मारक को दिखा करके। 7वां क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। आपको क्या है, 2 पुराने अखबार मिल गए और उनमें खबर दी गई है श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में, और टीपू सुल्तान की मौत किस तरीके से हुई उसके बारे में। उनमें अलग अलग तरीके से खबर दी गई है उन पुराने अखबारों में, उस टाइम के अखबारों में। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा अखबार कहाँ का, मैसूर का। ये भी बता दिए यहाँ पे कि 2 अलग अलग जो अखबार हैं वो एक ब्रिटेन का और एक मैसूर का है। दोनों अखबार के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखी है। तो अब एक सुर्खी तो आप समझते हो, एक हाईलाइट जो एक होती है, जैसे आज की टाइम में ट्रेंड बोलते हैं जो। तो ऑप्शन देखते हैं, कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो क्रियाकलाप शामिल किया है यहाँ, यानी कि सुर्खियाँ उनमें से लिखनी है देख करके अलग अलग। तो इसका मकसद क्या है, इसका अहम क्या है शामिल करने का इसका। तो देखते हैं ऑप्शन, ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। यानी कि एक सुर्खी जो लिखने के लिए वहाँ पे कही गई है बात, वो उनके लिखाई को सुधारने के लिए नहीं कही गई, बल्कि वो इसलिए उनसे कार्य कराया जा रहा है। ये एक तार्किकता से जुड़ा हुआ कार्य है। सुर्खी को लिखना एक तर्क करेगा विद्यार्थी, जिससे क्या है उसके विचारों की विविधता की अवधारणा क्या है विकसित होगी, उसके विचार में विविधता आएगी, तब वो तर्क द्वारा उनकी सुर्खियों को नोट करेगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में ये नहीं होता। ये राजतंत्र में होता है कि किसी एक शासक के पास ही संपूर्ण ताकत होती है शासन करने की, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जनता के पास, प्रत्येक के पास अपना मताधिकार होता है और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वहाँ पर कार्य करते हैं
और जनता के लिए जवाबदेह होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, जो लोकतंत्र के बारे में सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देख लेते हैं, लोकतंत्र में लोग दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये लोकतंत्र की विशेषता है। तीसरा ऑप्शन है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों के अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, बिल्कुल ये भी विशेषता है लोकतंत्र की। चौथा ऑप्शन, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल सबसे बड़ी स्वतंत्रता उनको मत का अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल लोकतंत्र की विशेषता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। नवा क्वेश्चन है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। यानी कि महिलाओं के लिए जब अभियान चलाए गए, महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई गई, तो उनके लिए नए कानून बने। तो इसी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। तो एक 2006 में भी इसी तरह का एक कानून बना था। महिलाओं को संरक्षित, जो महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती है उनको संरक्षित करने के लिए महिलाओं के लिए 2006 में भी एक कानून बना था। तो ये कानून क्या था? तो पहला ऑप्शन है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है असमान वेतन, तीसरा ऑप्शन है घरेलू हिंसा, चौथा है यौन प्रताड़ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा घरेलू हिंसा। यानी घरेलू हिंसा में जो महिलाओं के साथ प्रताड़ना जो की जाती है उसी के संरक्षण के लिए 2006 में कानून बना था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 10वां क्वेश्चन है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे संचार माध्यम के बारे में गलत कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कार्य, बिल्कुल जनसंचार का तो काम यही होता है लोगों तक जानकारी पहुँचाना। दूसरा ऑप्शन है, संचार माध्यम कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ये गलत है। सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता बल्कि एक स्वतंत्र होती है, जो जनसंचार होता है वो स्वतंत्र होता है और लोगों तक वो सही जानकारी पहुंचाता है और उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होता। इसीलिए उसको जनसंचार को इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो आपका तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। जनसंचार में विज्ञापनों द्वारा ही पैसा कमाया जाता है। चौथा ऑप्शन है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है तो इसमें वो अपनी तकनीकें चेंज करते रहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। यहाँ पे गलत ऑप्शन जो है वो दूसरा है, यानी कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप जनसंचार में नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 11वां क्वेश्चन है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है, यानी कीमत, विज्ञापन की कीमत समाचार पत्रों पर अलग अलग होती है, तो वो किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन है बड़े व्यापारिक घरानों पर, दूसरा ऑप्शन है कंपनी क्षेत्र पर, तीसरा ऑप्शन है चैनल की लोकप्रियता पर, चौथा ऑप्शन है दर्शकों की। तो राइट आंसर होगा आपका चैनल की लोकप्रियता पर, यानी जो चैनल जितना लोकप्रिय होगा उसके लिए उतना ही अधिक मूल्य दिया जाएगा विज्ञापन के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। 12वां क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी PIL भी बोलते हैं जिसको, इसके संदर्भ में नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो इनमें सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें PIL की जहाँ बात हो रही है तो यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं है, ये न्यायालय से जुड़े हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यानी कोई व्यक्ति है या फिर कोई संस्था है उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाएगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय में क्या है वो अपनी याचिका दायर करेगा। तो इस याचिका दायर करने का जो अधिकार दिया गया है वो ही उसी को जनहित याचिका यानी PIL, उसी को PIL कहा जाता है। तो दूसरा कथन जो है ये PIL से जुड़ा हुआ है, तो आपका ये सही है, जबकि पहला सरकार से जुड़ा हुआ है उसमें PIL यानी कि न्यायालय की कोई बात नहीं हो रही है, तो वो गलत है पहला, दूसरा सही है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है।
13वां क्वेश्चन है संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में है ये, यानी जो संसद होता है उसमें जो प्रश्नकाल का समय होता है जहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करके और सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सांसद होते हैं वो जो संबंधित जो मंत्री होते हैं उनसे क्वेश्चन करते हैं और सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा कथन देखते हैं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करते हैं। नहीं, वहाँ पे कार्यकारिणी नहीं होती सांसद में, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तो केवल विधायिका ही होती है और उन्हीं से वहाँ पर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए, ये भी न्यायालय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों, 1 और 2 कथन दिए गए यहाँ पर भी, तो इसमें भी सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के ध्येय से ये जो 2 कथन देखने हैं। तो पहला कथन है संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका इस कानून को रद्द कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक संसद में कोई कानून पारित कर दिया, जबकि दूसरी तरफ वो क्या है, संविधान के जो आधारभूत ढांचे बताया गया है उसका वो कानून उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, क्योंकि संविधान की जो डिफाइन करते हैं वो न्यायालय ही करता है, वो उच्चतम न्यायालय करती है संविधान को डिफाइन। तो दूसरा कथन है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में तो ऐसे विधेयक जाते हैं जो संविधान के ढांचे का उल्लंघन करते हैं, वही न्यायपालिका में जाते हैं, बाकी जो है सांसद द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला कथन सही है और दूसरा गलत है। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन बताना है धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो सरकारी संस्थान होते हैं वो संस्थान वो किसी भी धर्म विशेष के मूल्यों को प्रदर्शित नहीं करते, वो सभी को, बल्कि जो सरकारी संस्थान होते हैं किसी भी राज्य के वो समान मानते हैं सब धर्मों को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ये कथन गलत है। बाकी 3 सही कथन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु यह धर्म से निश्चित दूरी बनाता है। ये बिल्कुल ठीक है, धर्म से बिल्कुल अलग तो नहीं है, वहाँ पे भी सभी धर्म के लोग कार्य करते हैं, परंतु वह धर्म से एक थोड़ी दूरी बनाता है, यानी कि एक जो लिमिटेड जो होते हैं इतना ही वो संबंधित होता है, जहाँ पर के किसी एक दूसरे के धर्म को ठेस ना पहुँचे। तो इस तरीके से वो एक निश्चित दूरी बना के रखता है, यानी द्वंद्व को पास पास नहीं आने देता। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। ये भी ठीक है, किसी एक विशेष धार्मिक समूह द्वारा भारतीय राज्य शासित नहीं होता, बल्कि उसमें सभी धर्मों के लोगों का योगदान होता है। चौथा ऑप्शन है राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या है, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार क्या है कि भारतीय धर्म से राज्य में नहीं तो कोई अपने धर्म को एक दूसरे धर्म के लोगों पर थोपेगा और न ही वो उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीनेगा। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। 16 क्वेश्चन है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। तो सबको पता है भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। दूसरा ऑप्शन पूंजीवादी, तीसरा अध्यक्षात्मक सरकार, चौथा साम्यवादी। पूंजीवादी यानी कि पैसे के दम पर आर्थिक रूप से सशक्त आदमी राज करता, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, ऑप्शन नंबर 1। 17वां क्वेश्चन है जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो ये भी धर्म से यानी जाति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो ज्योतिबा फूले थे एक समाज सुधारक थे और इन्होंने सभी जातियों को समान नज़र से देखने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कि सभी के धर्मों के लिए समानता दी जाए, सभी को समान समझा जाए, सभी को समान और इसी चीज़ का प्रचार किया जाए कि सभी धर्म एक समान। तो ये ज्योतिबा फूले थे, इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो दूसरा ऑप्शन नारायण गुरु, तीसरा हरिदास, चौथा घासीदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी ज्योतिबा फूले। 18वां क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था। बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया था इन्होंने मंगल पांडे जी ने।
और भी काफ़ी साथी थे इनके, बट इसमें फांसी जो लगी थी वो मंगल पांडे को फांसी लगी थी। तो पहला ऑप्शन है सुखदेव, दूसरा भगत सिंह, तीसरा मंगल पांडे, चौथा राजगुरु। तो 57 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। 19वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी एक सर्वोच्चता नीति थी अंग्रेजों की, उसके बारे में सही कथन ये था कि उसमें अंग्रेजों द्वारा जो कंपनी यहाँ पर चलाई जा रही थी भारत में, उनका दावा ये था कि कंपनी जो है उनकी सबसे ऊंची है, वो सर्वोच्च है। यानी उस कंपनी की जो सत्ता है वो यहाँ के जो शासक हैं, यहाँ के जो शासन करने वाली जो सत्ता है उससे भी ऊंची है, वो सबसे ऊपर है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। तो वो अपनी कंपनी की क्या है, सत्ता से भी ऊपर मानते थे और इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है, वो उस कंपनी को अपने को मानते थे। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला है आपका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। तो यहाँ पे प्राचीन जानकारी, यूरोपीय जानकारी, ये लाभकारी, इनमें कौन सी जानकारी कौन सी नहीं है। तो ये सर्वोच्च नीति से जुड़ा हुआ ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इसने घोषित किया है कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। इसने यानी कि घोषणा कर दी कि कोई भी इससे प्रतिस्पर्धा में नहीं आएगा हमारी कंपनी के। तो ये भी सर्वोच्चता की नीति ये भी नहीं थी। यहाँ पे भी सर्वोच्चता की वैसे थोड़ी थोड़ी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शन में, बट सर्वोच्चता ये नहीं थी। तीसरा ऑप्शन है, इसने घोषणा किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर, यानी कि कोई बादशाह है और वो राज कर रहा है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो उसका अधिग्रहण कंपनी के अंडर में चले जाएगा वो राजा की मृत्यु के पश्चात। तो ये भी सर्वोच्चता नीति नहीं है। तो सर्वोच्चता नीति तो ये थी कि कंपनी अपने आप को सबसे ऊपर मानती थी। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, गिरोह के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। यानी जो गिरह हैं उनके चारों तरफ छल्ले हैं। 3 ऐसे गिरह हैं जिनके चारों तरफ छल्ले हैं और छल्ले धूल कण गैस वगैरह के बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है शनि नेपच्यून मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि शुक्र मंगल, तीसरा ऑप्शन है शनि शुक्र नेपच्यून, चौथा ऑप्शन है शनि बृहस्पति यूरेनस। तो शनि और बृहस्पति यूरेनस 3 ये जो ग्रह हैं इनके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आज के लिए 20 इंपॉर्टेंट